पूरा कॉन्फिडेंस लो था एकदम कि मेरे से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। कोचिंग में कोई स्टूडेंट ने बता दिया या कोई दोस्त ने बता दिया कि मैंने एक चैप्टर के 200 सवाल सॉल्व कर लिए या तो फिर मैंने ब्लैक बुक सॉल्व कर दिया, तो आप खुद को डाउट करने लगते हैं। 2 घंटे इज नॉट अ बिग टास्क, बट आप उसको क्यूमुलेटिव करके देखो ना कि आप 2 घंटे डेली दे रहे हो तो आपके 10 से 15 मार्क्स ही बन रहे होते हैं 100 में से। तो फिर आप इन चैप्टर्स को स्किप नहीं करोगे क्योंकि जो 1-1.5 घंटे की वीडियोस रहती है सॉल्विंग की, वो मुझे एक्चुअली 2.5-3 घंटे ले लेती थी। हाय एवरीवन। अभी वाला जो टाइम होता है उसमें जनरली जो हमारा वीक चैप्टर होता है वो सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग बन जाता है, क्योंकि हम रिपीटेडली उसी के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होता है। हम बार बार वही सोच रहे होते हैं कि अगर मेरा मैथ्स वीक है तो व्हाट इफ़ की पेपर में मैथ्स ही ईजी आ गया और जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है वो टफ आ गए, तो मैं क्या करूँगा। और अगर मैं एक भी सवाल नहीं बना पाया अपने टफ सब्जेक्ट से, तब मैं क्या करूँगा। तो जो ये टफ सब्जेक्ट वाली चीज़ होती है, इसको हम एग्जैक्टली डील कैसे करता है, ये हम बीइंग आईटीएन में हर एक सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे होंगे। और हम जनरली ट्राई करेंगे कि हमारे टाइम पर जिनका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक था, हम उनके साथ पर्टिकुलरली ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे कोप अप किया था और हम कैसे बेस्ट तरीक़ों से कम टाइम में चीज़ों को कवर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मेरे टाइम पर मेरी मैथ्स बहुत वीक थी और ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स पे एफर्ट नहीं डाले। मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने कम से कम 3 से 4 बार मैथ्स को रीस्टार्ट किया है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, फिर मुझे लगा मुझे नहीं आता है तो मैंने रीस्टार्ट किया है। तो फिर आई फील लाइक कि आई आई एम द राइट पर्सन जिससे आप ये पूछ सकते हो कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको कैसे-कैसे कोप अप करना है मैथ्स में। तो बेसिकली मैथ्स में क्या होता है ना कि हम बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे तो हमको ऐसा फील होता है कि मुझे मैथ्स आती ही नहीं है। जबकि एक थ्रेशोल्ड जब जब तक रीच नहीं होगा ना कि हमें मैथ्स आती है या फिर नहीं आती, जब तक वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं होगा कि हमको कुछ लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहा है, तब तक मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर हम ग्राउंड रूल्स की बात करते हैं जो हमें फॉलो ही करने हैं। अगर हमारी मैथ्स अभी के टाइम पर वीक है, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी के लिए हमको क्या क्या फॉलो करना है, ग्राउंड रूल ग्राउंड बेसिस पर हमको क्या क्या करना है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी। तो ये बेसिकली सीधा स्ट्रैटेजी है कि आपकी वीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है और आप डर रहे हैं बेसिकली। ऐसे तो कुछ नहीं है कि आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे फिर भी आप बना ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कॉन्फिडेंस, की अगर आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, तो आप उसको इन्जॉय नहीं करेंगे। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स सॉल्व करते करते उसको इन्जॉय करें, वो प्रोसेस को। हर एक क्वेश्चन आपको मज़ा आए वो सॉल्व करने में। ये सारे जो छोटे छोटे फैक्टर है, ये आपको ज़्यादा देर तक एफिशिएंट रखता है मैथ्स में। बट हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है और आप इसमें अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो आज से लेकर, अभी से लेकर आपको कौन से रूल्स है जो आपको फॉलो करके प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली अपने मैथ्स को सही करना है। तो सबसे पहला रूल तो यही आएगा कि मिनिमम 2 आवर्स मैथ्स डेली। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब आप मैथ्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होंगी। या तो आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है या जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उन्हीं को आप रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे, या तो फिर आप दूसरी टफ चॉइस लेंगे जिसमें आपकी मैथ्स टफ है और आप हर दिन उसके साथ 2 घंटे बैठेंगे। तो जनरली लोग सोचता है कि क्योंकि मैथ्स के लिए ये नोशन भी है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है, जेई मेंस में भी क्वेश्चंस टफ आ जाता है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट लोग चूज़ कर लेता है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही रिपीटेडली बार बार करते रहे, ताकि कम से कम जो इजी आता है जो वो तो भी सवाल सॉल्व कर ले, रादर दैन कि वो मैथ्स में अपना टाइम दे। बट मेरे नज़र में ये बहुत ज़्यादा गलत नोशन है, क्योंकि 25 के 25 या 30 के 30 क्वेश्चन हमेशा टफ नहीं आएंगे। हमेशा आपको एक या दो या तीन, कम से कम मेरी नज़र में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। बट आप उसको सिर्फ इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि हाँ, आप बेसिकली मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि अगर मेरे से मैथ्स नहीं हो रही है तो फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दूं, और क्योंकि जेई मेंस के लिए मैं ऐसा कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो मुझे ऐसा फील होता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ और मैथ्स में स्कोर करने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था फुल सिलेबस का, तो मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे और मुझे ऐसा फील हुआ था कि अगर मेरे मैथ्स में थोड़े और मार्क्स होते, वो ऐसा था कि वो एआईटीएस था तो उसमें रैंक प्रिडिक्ट हुई थी, तो मुझे ऐसा फील होता कि अगर मैथ्स में थोड़े और स्कोर हो जाता तो मेरा ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा होता। इसलिए फिर मैंने ऐसा ट्राई किया कि मैं बेसिक बेसिक कुछ चैप्टर्स कर लेती हूँ जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, और ऐसे चैप्टर्स जो कि
कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत टफ होते हैं, मेरे लिए बहुत टफ थे ये चैप्टर। इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, वैसे टॉपिक्स मैं कर लूं। और उसके बाद मैंने 2 घंटे मैथ्स को डेली देना स्टार्ट किया था कि इसके बाद मुझे ऐसा फील नहीं करना है कि मेरे थोड़े मार्क्स ज्यादा होते मैथ्स में तो और अच्छा हो सकता था। बिल्कुल, और जो वो एफर्ट मारने वाला पॉइंट होता है ना, वो आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी देगा कि कोई एक टॉपिक था या कोई एक सब्जेक्ट था जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते थे और आपने उसको टाइम दे दे के, एफर्ट्स दे दे के उसके ऊपर कॉन्कर किया है। तो मिताली, अगर आपकी हम बात करें तो आप जेई मेंस के पहले से ही आप मैथ से डरते थे, या ये मेनली जेई एडवांस के लिए था कि जेई एडवांस के लिए आप अंडर कॉन्फिडेंट थे? नहीं नहीं, मैं जेई मेन से पहले भी मुझे ऐसा ही फील होता था कि मेरे से मैथ्स नहीं होगी। बस जेई मेंस में ये था कि जेई मेंस में हमें कट ऑफ नहीं क्लियर करना होता है मैथ्स के लिए। तो मैं एकदम चिल थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से मार्क्स आ जाएंगे और मैथ्स जितना भी मार्क्स आएगा वो बोनस होगा। बट जैसे जैसे जेई एडवांस पास आया, मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अगर जेई मेंस में तो मैंने कर लिया जो भी कर लिया, मतलब मैंने काफी एफर्ट दिए थे उसके पहले भी कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स के साथ साथ, बट मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था जेई एडवांस के लिए कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगी ऐसा। एग्जैक्टली exactly. तो अगर हम जैसे पहले बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही अभी भी फोकस कर रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि मैथ्स वीक है और मैथ्स क्योंकि टफ भी बहुत ज़्यादा आती है तो उसको कम्प्लीटली छोड़ देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमेशा तंग कर रहा होगा कि मेंस के बाद अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है मेंस में, अगर आपकी ओवरऑल परसेंटाइल अच्छी है, अगर आप एडवांस के लिए बहुत सही से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेंस के बाद आपको फिर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा कि अब तक तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेंस में ऐसा कुछ होता नहीं है कि सब्जेक्ट कट ऑफ है, बट अब आपको बहुत टफ लगेगा। अब आपको जो टाइम है वो आपको लगेगा कि ये टाइम बहुत कम बचा है, इससे काश बेटर होता कि मैं बहुत पहले ही शुरू कर देता मैथ्स को। तो हम अभी ये काश वाली जो फीलिंग है इसको यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने मेंस के पहले बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था मैथ्स पे, मैंने मेंस के बाद ही ज्यादा फोकस किया था। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकती हूँ कि मैथ्स पर फोकस, अगर आपको अभी वीक लग रही है मैथ्स, आप कर लो, क्योंकि 2 घंटे इज नॉट अ बिग टास्क। बट आप उसको क्यूमुलेटिव करके देखो ना कि आप 2 घंटे डेली दे रहे हो, तो आप इतने एफर्ट मार रहे हो कि आपकी मैथ्स एक डिसेंट लेवल पे आ सकती है। और आपको वो पैनिक फील नहीं होगा एडवांस के टाइम पर कि आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं करी, आपको सब्जेक्ट कट ऑफ का डर लग रहा है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो जनरली हम बात कर रहे होते हैं कि आपको 3 घंटे के चंक्स में पढ़ना है क्योंकि पेपर हमारा 3 घंटे का होता है। बट क्योंकि आपको वो चीज बोरिंग लग रही है, आपको उससे कोई खुशी नहीं मिल रही है उसको 3 घंटे बैठ कर सॉल्व करके, तो हम जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें प्रेफर करते हैं कि आप 45 मिनट्स का स्लॉट में पढ़ाई करो। उसके बाद आप 15 मिनट्स का एक ब्रेक लो जिसमें आप अपने माइंड को रीवायर करो और अपने आप को रिचार्ज करो कि नहीं, अगर मैं 45 मिनट्स का स्मॉल चंक पढ़ सकता हूँ, मैं 45 मिनट्स के स्मॉल चंक्स में ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे 3 घंटे लगातार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे लगातार पढ़ना नहीं है, आप उसको दूसरे सब्जेक्ट में यूटिलाइज करो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिसमें आपको चीजें आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एफर्ट्स नॉट आफ्टर डे वन। तो ये तो मे बी बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, बट हर इंसान हमेशा भूल जाता है, ये एफर्ट डालते डालते वो भूल जाता है कि डे वन पे आपको रिजल्ट्स नहीं दिखने वाला है। आपको परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा, आपको हर दिन उसके ऊपर टाइम दे के उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, आपके वीक पॉइंट्स पे बैठना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैथ्स में आपको 1-2 चैप्टर ही पसंद है और उसके अलावा पूरी मैथ्स आपकी वीक है, तो अब ये सही नहीं होगा कि आप मैथ्स करना सोच रहे हो तो आप वही 1-2 चैप्टर पे हर दिन बैठते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टफ लग रहा है आप टफ पार्ट्स पे बैठे और आप हर दिन खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को बताएं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आप एंड ऑफ द डे पे नेगेटिविटी के साथ नहीं, बल्कि अपने इम्प्रूवमेंट्स को देख कर लिख कर बेटर करते रहे। इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा रिग्रेट भी आप फेस करोगे अगर आप, जैसे मैंने क्या किया था ना कि मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो चैप्टर होता है उसका कंप्लीट ऐसे जो लेक्चर होता है वन शॉट वाला और उसके साथ साथ जो कोचिंग का मॉड्यूल होता है वो पूरा सॉल्व कर लिया था। अब मैं जब मैंने पीवाईक्यू पे शिफ्ट किया, मतलब ऐसे 1-2 दिन ही हुए होंगे मैंने चैप्टर कंप्लीट किए हुए, पीवाईक्यू पे शिफ्ट किया, मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहे। अब उसके बाद मेरे पास 2 चॉइस थी कि या तो मैं पीवाईक्यू और सॉल्व एग्जाम्पल से मैं देखूं और करूं, या फिर मैं छोड़ दूं। और मैंने सेकंड चॉइस प्रेफर करी थी, और जो कि बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने वो 2 दिन 3 दिन दिए पूरा प्रॉपर मैथ्स को और फिर मैंने जीरो कर दिया अपनी प्रिपरेशन को कि अगर मेरे से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अगर पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो भी पीवाईक्यू जैसे ही आएगा या फिर उससे कम या थोड़ा ज्यादा लेवल का आएगा। तो अगर मेरे से वो सॉल्व नहीं होगा तो फिर मेरा चैप्टर करना वेस्ट हो गया। बिल्कुल। इसलिए आपको एकदम से हार नहीं माननी होती है कि आपने 2 दिन दिए चैप्टर को, आपसे अभी भी नहीं हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चंस फिर भी नहीं हो रहे हैं, पीवाईक्यूज नहीं हो रहे हैं,
तो फिर आप सॉल्व एग्जांपल्स पे जाओ, पीवाईक्यूज के रिटन सॉल्यूशंस पे जाओ, आप देखो कि आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, आप अप्रोच देखो, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही करती थी। मुझे एक्चुअली मैथ पसंद भी था बहुत सॉल्व करना, बट इसी के साथ साथ पसंद होने के साथ ज़रूरी तो नहीं है कि हर सब्जेक्ट हर टॉपिक ही स्ट्रॉन्ग था मैथ्स का। तो जो मेरे टफ टॉपिक्स थे या जो ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे बट उसके बाद भी मैं उनके सवाल नहीं बना पाती थी, तो जनरली मैं उसमें ऐसे करती थी कि जो सॉल्विंग की वीडियोज़ होती है ना, वो सॉल्विंग की वीडियोज़ मैं देखती थी, बट कभी भी मैं पहले सोल्यूशन नहीं देखती थी। सबसे पहले मैं खुद से उसको सॉल्व करती थी, अपना पूरा बेस्ट अटैम्प्ट देती थी, 15 मिनट 20 मिनट उसके ऊपर पूरा दिमाग लगाती थी। और अगर मैं एंड तक नहीं भी पहुंच पा रही हूँ, तो अगर मैं 50-60% भी पहुंची हूँ, तो उसके बाद जब मैं सोल्यूशन देख रही हूँ ना, तो मैं खुद को कॉन्फिडेंस देती थी कि मैं ऑलमोस्ट देर थी। मैं शायद से थोड़ी और एफर्ट्स डाल देती, या तो फिर ये जो गलती है, ये एग्जैक्टली ये गलती की वजह से मैं फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाई हूँ, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। और ऐसे ही करके जो 1-1.5 घंटे की वीडियोज़ रहती है सॉल्विंग की, वो मुझे एक्चुअली 2.5-3 घंटे ले लेती थी। बट मैं इंश्योर करती थी कि जितना मैंने किया है उतना बहुत अच्छे से किया है। तो उसके बाद फिर आप जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे, उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, तो गारंटी है कि आप कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप पहले एक स्टेप भी नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप 50-70% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ, तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आपको टफ प्रॉब्लम्स नहीं करनी होती कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। आपको एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होता है, और वो थ्रेशोल्ड टफ प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपके मेजर कॉन्सेप्ट आपको रिव्यू करा दे, रिवाइज करा दे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो आपको एक ही कॉन्सेप्ट का बहुत ही हाई लेवल है, जैसे अगर आपने कोई अच्छी बुक कर ली, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर आपने ब्लैक बुक नहीं करी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरली बहुत होता है कि लोग बहुत कंपैरिजन करता है। अगर कोई कोचिंग में कोई स्टूडेंट ने बता दिया है या कोई दोस्त ने बता दिया है कि मैंने एक चैप्टर के 200 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, या तो फिर मैंने ब्लैक बुक सॉल्व कर दिया, तो आप खुद को डाउट करने लगता है कि मेरा तो ये चैप्टर स्ट्रांग था बट मैंने तो ब्लैक बुक नहीं बनाई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा ये वीक हो गया पार्ट पूरा, या तो फिर कम्प्लीटली मुझे मैथ्स ही नहीं आती है क्योंकि मैंने ब्लैक बुक नहीं सॉल्व किया है। तो ये बहुत गलत नोशन है। मतलब आप अगर खुद को कभी भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स है खुद के प्रेपरेशन को वेरीफाई करने के लिए। और अगर पीवाईक्यू से आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेपरेशन नहीं है, आपसे पीवाईक्यूज नहीं बन रहा है, अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके बाद भी सबसे पहले तो खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करना, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लान बनाएंगे और हम स्ट्रिक्टली स्ट्रेटेजिकली उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल खुद को ये नहीं बोलेंगे कि मैथ्स हो नहीं सकता है। हाँ, और इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट पर इससे रिलेटेड है कि आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है। आपको अगर लेक्चर भी देखना है तो आपको एक ही सोर्स से देखना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने एक ही सोर्स से करने हैं। दूसरा सोर्स अगर आपको चॉइस चूज करना है तो वो आपका पीवाईक्यू ही होगा, उसके अलावा कोई सोर्स आपको नहीं देखना है। कि अगर आपका कोचिंग मॉड्यूल है उसके साथ आप पीवाईक्यू करो, लेकिन आपको कोचिंग मॉड्यूल स्विच नहीं करने की, पहले आपने इस कोचिंग का कर लिया फिर आपने सेकंड कोचिंग का कर लिया। और अगर आपको लेक्चर्स भी देखने हैं, वन शॉट देखने, तो आप किसी एक ही टीचर का देखो। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो और टीचर सॉल्व करता जा रहा है, आप उसको देख रहे हो। नो डाउट आपको उस टाइम पर वो चीजें माइंड में रहेंगी और आप उस टाइम पर वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे टीचर के साथ साथ। बट जब वो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आएगा या फिर एक्चुअल एग्जाम में आएगा, तो आपको फील होगा कि अगर मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन तब अपनी कॉपी पे लिख कर सॉल्व कर लेता और टीचर की बात सुनकर समझकर उसको बाद भी उसको सॉल्व करता, तो वो चीज मेरे से अभी हो जाती और वो रिग्रेट नहीं हो रहा होता कि काश मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसी को हम अपसॉल्व बोलते हैं। अपसॉल्व करना एज इन कि आप जब देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद आप फिर से उसके ऊपर एफर्ट्स डाल के उसको प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं, ना कि आप ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपने एक बार लेक्चर में देख लिया तो सब आपको याद रह जाएगा और आपको इसको बिल्कुल रिवाइज करने की अब नीड ही नहीं है। हाँ, तो अभी हम ऐसे कुछ चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि आप इस पॉइंट पर, अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपके 10 to 15 मार्क्स आ रहे हैं अभी मैथ्स में मॉक टेस्ट में, तो फिर आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हाई आउटपुट देंगे आपको इस टाइम पर। तो ये कुछ लिस्ट है लो इनपुट और हाई आउटपुट चैप्टर्स की। तो इसमें जो 11th के कुछ पोर्शंस है जो हम एकदम स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं, बट वो चैप्टर्स की लेंथ कंपैरेटिवली छोटी होती है। और मेन जो मिताली बार बार पॉइंट कह रही थी कि वो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, वो ये इस पे बहुत डिपेंड नहीं करता है कि वो आप पूरा मॉड्यूल उसको कवर करना पड़े, या तो फिर उसके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स के साथ। इसके क्वेश्चंस जनरली क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है पूरा, तो क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन आएगा, उसको बहुत ज़्यादा आपको टफनेस देखने नहीं मिलेगी। हाँ, वो बहुत ज्यादा मिक्स करके नहीं दे सकते कि क्वाड्रेटिक के साथ इंटीग्रेशन मिक्स कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, वो बहुत ज्यादा मिक्स नहीं कर सकते हैं। और जो ये वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही
प्रेडिक्टेबल है कि आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रियल रूट है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर इसके सोल्यूशंस क्या क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक में से। सीक्वेंस में भी आपको समेशन या फिर एन या फिर एसएन वाले क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। कुछ बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा सोचने पे मजबूर करते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, बहुत कम होते हैं। इन चैप्टर्स में आपको बहुत ही कम इनपुट देना पड़ता है अपनी साइड से, कि आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, वही याद करने होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। बिल्कुल, इसमें मुझे याद भी आ रहा है कि मेरे टाइम पे ना मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज की स्पेसिफिकली वो समेशन वाले पार्ट से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि और उसका रीज़न ये था कि जब वो प्रॉपर वही कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ाया था तब मैंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था। तो ये बहुत इजी है बैक ट्रैक करना कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक से ही डर लग रहा है तो आप उसको देख सकते हैं कि शायद से आपने उसके लेक्चर्स या उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपने सही से सुना नहीं होगा या समझा नहीं होगा। तो इसका मैंने यही किया था कि जो 15-20 मिनट्स के वीडियोस रहता है जिसमें वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस वही टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेटिवली सिखा रहा है, वो मैंने देख लिए थे, जिससे वो वाला कॉन्सेप्ट मेरा सही हो गया था और उसके बाद बनने भी लगे थे। हाँ, जैसे बायनोमियल थ्योरम में भी बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है, nth टर्म r+n, इसकी वैल्यूज निकाल दो। और लॉग वाले में मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जी एडवांस जब मैंने दिया था, तो पहला जब मैंने मैथ्स का सेक्शन खोला था तो स्वाइप करते करते मेरे पास एक लॉग का क्वेश्चन आया था जिसको मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद ही मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया था कि मैं आगे, अगर मेरे से ये क्वेश्चन हुआ है और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा मैथ्स पेपर में, बट जिस मोमेंट पे ये क्वेश्चन हुआ था मेरे से, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये एक क्वेश्चन हुआ है, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैं और आगे कर सकती हूँ। तो मैंने मैचिंग्स वगैरह भी देखे थे, तभी हुए थे। अगर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बनता उस टाइम पर, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो था एकदम कि मेरे से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो कुछ एडवांस में भी ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। और जनरली ऐसे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए, आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं छोड़ने चाहिए जिससे कि मार्क्स गारंटीड है कि आपको ऑब्वियसली बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन दिखने ही वाला है मेंस में, सीक्वेंस का क्वेश्चन दिखेगा ही मेंस में। और ऐसा नहीं कि वो कैलकुलस जैसा टफ आएगा, वो जनरली प्रेडिक्टेबल मेथड्स पे ही आएगा क्वेश्चन। एग्जैक्टली मेरा मेरे जो 12th में और ड्रॉप में सबसे बड़ा डिफरेंस था वो यही था कि 12th में जो इजी क्वेश्चंस थे उसको मैंने कभी टारगेट ही नहीं किया था कि ये तो 1 मिनट में बनने वाला, 30 सेकंड में बनने वाला है, बट जस्ट बिकॉज मुझे डर लगता है वो पर्टिकुलर टॉपिक से, इसलिए मैं कवर नहीं कर रही हूँ, वो मैंने ड्रॉप में बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया था। इवन सेम फॉर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में भी यही है, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये सारी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप एक पेज पे बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखकर कहीं वॉल पे चिपका दें और आप रोज़ उसको देखें। अगर आप देखेंगे, आप उसके वही टाइप के सवाल रिपीटेडली सॉल्व करेंगे, अगर आप वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पूरा चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, और जैसे स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट होता है, तो जनरली उससे इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं और टफ पार्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वाले पार्ट से आ रहे होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन जनरली डुएबल होते हैं मेंस में। इसके बाद वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कि वो बहुत इजी टॉपिक है, बट जनरली इसे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके जेई मेंस के पेपर में। तो अगर आप इसे कुछ कुछ टॉपिक्स कर लो, जैसे कि वो लाइंस वाला पार्ट हो गया 3D ज्योमेट्री में और वेक्टर्स में, तो आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इससे, तो आप अपना मार्क्स या फिर स्कोर आप इससे बूस्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने एओडी यहाँ पर स्टार मार्क किया है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि कैलकुलस लोग कर रहे होते हैं, बट कैलकुलस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस स्ट्रांग नहीं होता है। बट अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आ रहा होता है कैलकुलस में, तो आप एओडी के क्वेश्चन डूएबल होते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन होते हैं और जनरली मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं पेपर में। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी मैथ्स बहुत वीक है इस टाइम पर और आपके 10 से 15 मार्क्स ही बन रहे होते हैं 100 में से, तो फिर आप इन चैप्टर्स को स्किप नहीं करो, क्योंकि जनरली इसमें तो जैसे ये 8 चैप्टर्स हैं, तो जनरली 6 के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखेंगे, तो 6 इंटू 4 24 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर्ड है। जनरली 6 तो दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल, और इसमें यह है कि इसमें तो ये जो लिस्ट में ज़्यादातर चैप्टर्स है इसके बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एक्चुअली बनते ही नहीं है, तो क्योंकि वो टफ क्वेश्चन नहीं बनाता है तो इवन जेई एडवांस में उनके जो ऑप्शंस होता है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता है, बट जो ओवरऑल क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे होते हैं एग्जैक्टली वो सेम लाइन्स पर ही होता है, तो इसलिए आप ये चैप्टर्स को डन कर सकते हैं एकदम। मतलब वो ऑप्शन से टफ बना रहे हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो ऑप्शन आप जितने भी टफ बना लो, अगर आपसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन तो आप ऑप्शन तो मार्क कर ही लोगे। इसलिए जनरली इसके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ पाते, क्योंकि इन टॉपिक्स के बन ही नहीं पाते हैं।
मिक्स ही नहीं कर सकते वो किसी और टॉपिक के साथ इसको, इसलिए। अब इसके बाद हमने आपको ऐसा एक प्लान दिया है, जो अगर आप नवंबर के फर्स्ट वीक से फॉलो कर रहे हो, तो आपकी मैथ्स इन टॉपिक्स पर, जो ये टॉपिक्स दिए हैं उनके बेसिस पे हमने आपको एक प्लान दिया हुआ है। आप इसके साथ अपने प्लान को इंटीग्रेट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे मैथ्स बिल्कुल नहीं हो सकते और आप कर ही नहीं सकते हो मैथ्स, तब आप बिल्कुल ही आंख बंद करके ये वाला प्लान फॉलो कर सकते हो। और इसमें हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं कि अभी अभी आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि आई एम स्टार्टिंग द चैलेंज टुमारो, या फिर जिस भी दिन आप स्टार्ट करो, जैसे नवंबर 1 से यहाँ पर है, बट आप आज के दिन ही कमेंट करोगे कि आप स्टार्टिंग द चैलेंज टुमारो, और आप उसी कमेंट के रिप्लाई में आप अपनी प्रोग्रेस अपडेट करोगे। जैसे वीक 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो क्या अगर आपने वो जो फोकस पॉइंट्स हमने दिए हैं क्वेश्चन उस टेबल में, अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर जो आपने आपके टारगेट्स हैं उसको सॉल्व कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको अपडेट करोगे कि मैंने कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो आप उसको भी अपडेट करोगे कि आप नहीं कर पाए और आप इसको आगे करोगे। इसलिए अगर आपसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बैच बिल्कुल नहीं हो सकती अभी के टाइम पर, तो फिर आप आंख बंद करके इस प्लान को फॉलो करो। और हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा है कि आपको क्या क्या करना है फोकस पॉइंट्स में। हाँ, और इसमें आप खुद के साथ एक चीज़ के लिए बहुत अकाउंटेबल होगे कि जब हम लिख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, तो आप सारे इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे। अगर 80 है तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप 25 इजी लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बाद 30 मीडियम कर सकता है और 15 टफ क्वेश्चंस कर सकता है। ऐसे कुछ तो अपने एंड से प्रॉपर एक बाइफर्केशन रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सारे इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं और फिर आप खुद को बोल रहे हैं कि अब मैंने ये चैप्टर मेरा डन हो गया, तो आप फिर से जब PYQs करने जाएंगे तब आपको टाइम लग जाएगा, तब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस और फिर से आप वही लूप में चले जाएंगे। हाँ, और आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है कि अगर आपने ये इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो फिर आपसे हो गया है। आप उसको चेक करो, वेरीफाई करो आप PYQ सॉल्व करके। अगर आपने 40 इजी करे हैं, 15 मीडियम करे हैं, 10 हार्ड करे हैं, तो फिर आपका उसी सही हिसाब से आपका जो PYQ है वैसे ही दिखेगा आपको कि आपका PYQ में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। बट ऐसा भी नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो कि पहले हो सकता था कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती, इजी क्वेश्चन भी नहीं बनाए होते, तो फिर ऐसा हो सकता था कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बट इसके बाद अगर आपने जेन्युइनली एफर्ट दिया है, तो फिर अगर ये प्लान फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और ये अकाउंटेबिलिटी के साथ हर दिन, हर वीक के एंड में आपको बता के जाना है कि आपने इस वीक का टारगेट पूरा किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कितना रह गया है, और अगर कर लिया तो उसमें आपका नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है कि अगर आपको ये चीज फॉलो करनी है या नहीं करनी है, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट फील हुए हैं वो भी आपको बता के जाना है। और ऐसा करना है कि आपको एक ही कमेंट के रिप्लाई में करना है, ताकि आप भी अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सको कि मैंने ये प्रोग्रेस करी है इस टाइम पर। तो प्रॉपरली आपने आपके एग्जाम तक का प्लान यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसमें हमने फुल मॉक्स भी दिए हुए हैं, जहां पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक मॉक दिया आपने आज, एक मॉक कल दिया। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं अभी के टाइम पे मैथ्स में, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप एफर्ट डालोगे और इम्प्रूव करोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वीक वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये मैं अभी करेंटली भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि हम पर्सनली भी अभी 4th ईयर ऑफ कॉलेज में है, तो मैं खुद प्लेसमेंट की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो जो टफ पार्ट होता है ना, वो टफ पार्ट के साथ बैठना, हर दिन बैठना बहुत मुश्किल होता है। बट मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं ईजी से हमेशा शुरू करती हूँ। मैं ईजी करती हूँ और मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हूँ कि अगर एक ईजी क्वेश्चन है तो उसके बदले वो ये पूछ लेता, तो अगर अभी x 0 दिया है तो x -1 हो जाता तो क्या चेंजेस होते। तो ऐसे एक क्वेश्चन के आप मल्टीपल कंडीशंस को एक्सप्लोर करके एक पूरा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। तो आप अगर 10 इजी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इसी तरह से अगर आप खुद को लाइक क्रॉस क्वेश्चन करके या उसको सेम इजी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाकर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो 20 to 30 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो। तो मैं हमेशा यही स्ट्रेटेजी से चलती हूँ कि भले हम इजी चीज़ें पिक कर रहे हैं, बट हम उसको फिर सॉल्व करने के बाद अपने अंदर ही कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, और हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं खुद को कि अगर इसमें थोड़ी कंडीशन ट्वीक कर दी होती तो फिर मैं क्या इसको सॉल्व कर पाती, इसको कैसे सॉल्व कर पाती, ऐसे। हाँ, तो अभी आप कमेंट करो जाकर कि आपने कौन सा टॉपिक अभी आपका वीक चल रहा है और आप किस चीज को इम्प्रूव करने वाले हो, और ये वाला प्लान आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप कौन से वीक से स्टार्ट कर रहे हो। या फिर आप अगर आप प्रॉपर आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको कोई चैप्टर ऊपर करना है, कोई चैप्टर नीचे करना है। बट जो जो आपको यहाँ पे फोकस पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपका
बेस्ट इम्प्रूवमेंट होगा उस टॉपिक पे। यस बिल्कुल, और हम बहुत कोशिश करें कि हम क्यूमुलेट करके अच्छे से चैप्टर्स पिक करके अच्छे से आपके लिए एक प्लान बनाएं। तो अगर ये आपको हेल्पफुल है तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि फिर हम जल्द से जल्द आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला भी पार्ट लेकर आएंगे। ओके, यस।